नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ और एक बड़ी खबर आ रही है। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इंडिया चीन बॉर्डर पर सड़क निर्माण के कार्य में झारखंड के श्रमिकों को लगाया जाएगा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बीआरओ को इजाजत दी है। इसके लिए झारखंड के 11,815 श्रमिक लेह जाएंगे। बीआरओ श्रमिकों के हितों का पूरा ख्याल रखेंगे। तो बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। किस तरीके से अब 11,815 श्रमिक लेह जाएंगे और इन सभी श्रमिकों के हितों का ख्याल रखेगा बीआरओ। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके सामने। दरअसल झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बीआरओ को इजाजत दे दी है, जिसके बाद ये श्रमिक लेह जा सकेंगे। इंडिया चीन बॉर्डर पर सड़क निर्माण कार्य में झारखंड के श्रमिकों को लगाया जाएगा। तो राज्यसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक रांची में शुरू हो गई है। कांग्रेस भवन में बैठक हो रही है। राज्यसभा चुनाव में आंकड़ों का गणित सुलझाने में जुटे हैं कांग्रेस के विधायक। 19 जून को राज्यसभा के लिए वोटिंग होगी। 2 सीटों में से एक पर जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन का जाना तय है। दूसरी सीट पर बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच टक्कर मानी जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये बैठक शुरू हो चुकी है, मंथन किया जा रहा है, चर्चा की जा रही है। आंकड़ों का जो गणित है उसे सुलझाने में जुटी हुई है कांग्रेस। और इसी के साथ क्योंकि एक सीट पर तो शिबू सोरेन का जीत यहां पर तय मानी जा रही है, लेकिन दूसरी सीट पर एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ बीजेपी। तो झारखंड में 2 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव और कांग्रेस विधायकों की बैठक पर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि आंकड़े स्पष्ट हैं। उन्होंने कहा है कि शिबू सोरेन और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की जीत तय है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वह सरकार पर दबाव बना रही है। फेवर में नंबर्स बहुत ज्यादा है। इसके बाद भी अगर कांग्रेस सरकार पर दबाव बना रही है कि वो विधायकों पर प्रलोभन दे, हॉर्स ट्रेडिंग करे, तो इसे हम स्वस्थ राजनीतिक परंपरा के खिलाफ मानते हैं और मानते हैं कि कांग्रेस पूरे देश में राज्यसभा की अपनी सीटों बढ़ाने की जो मुहिम में लगी है, उसके लिए वो झारखंड में भी अनैतिक हथकंडे अपना रही है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें इसे अविलंब बंद करना चाहिए। और खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता चंदन इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। चंदन, क्योंकि ये बैठक शुरू हो चुकी है, जिस तरीके से कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो रही है, बहुत मुश्किल है कांग्रेस के लिए ये आंकड़ा जुटाना। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस विधायक दल की बैठक चल रही है और नंबर गणित जो है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस बैकफुट पे है और बीजेपी फ्रंट फुट पे। एक सीट जो है उस पे बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला है। लेकिन जो कांग्रेस के विधायक दल के नेता आलमगीर आलम थे, उनका कहना था कि जब वो नॉमिनेशन कर रहे थे उससे पहले कई निर्दलीय विधायकों से उनकी बातचीत हुई थी और तब उनसे बातचीत के बाद ही नॉमिनेशन हुआ था और उन्हें भरोसा है कि वो निर्दलीय विधायक समर्थन देंगे। दूसरी बात, इनको भरोसा है कि झारखंड में जो राज्यसभा के चुनाव होते रहे पहले, उसमें कभी भी जो अप्रत्याशित नतीजे हमेशा आए हैं। नंबर गणित कभी भी सामने नहीं दिखा। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इन्हीं से समझ लेते हैं। आंकड़ों के खेल में कहीं ना कहीं आप तो पिछड़ते दिख रहे हैं, फिर नंबर जुटाएंगे कैसे? बैठक में कैसे तलाशेंगे नंबर? देखिए, चुनाव हम यूपीए के फोल्डर में 2 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। ये सही है कि आप जो अंक गणित बता रहे हैं वो अंक गणित आपको नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे कम संख्या में भी हम चुनाव जीत करके गए हैं। चाहे 2012 के चुनाव रहे हों राज्यसभा के या उसके पहले भी चुनाव, तो ये चीज़ें हैं और बड़ी गंभीरता से 11:30 बजे से मीटिंग चल रही है। आप सभी लोग देख रहे हैं 100% हमारे विधायकों की उपस्थिति है। 17 के 17 विधायक आज इस बैठक में उपस्थित हैं और जो अन्य सहयोगी दल हैं उनके सहयोग के माध्यम से हम लोग चुनाव के मैदान में। किशोर जी, अंक गणित आप भी मानते कि फ्रंट पे सामने सतही तौर पे नहीं दिख रहा कि अंक गणित पक्ष में कांग्रेस के है। फिर जब आप जोड़ घटाव की बात करें तो बीजेपी के लोग इसीलिए आप पे आरोप लगा रहे हैं फिलहाल कि खरीद फरोख्त होगा। नहीं, बीजेपी आरोप लगाने के लिए मुकदमा हमारे ऊपर तो नहीं है। मुकदमा तो रघुवर दास जी के ऊपर में है, मुकदमा तो अनुराग गुप्ता जी के ऊपर में है, उनके सलाहकार अजय कुमार जी के ऊपर में है। हमारे यहाँ तो मुकदमा किसी के ऊपर में नहीं है। ये चीज़ें जैसे ही राज्यसभा के चुनाव होते हैं, कहीं सरकार बनाने की बात होती है, तो पूरे कोरोना के कार्यकाल में लॉकडाउन में माननीय
इनके पूर्व अध्यक्ष जी, देश के गृह मंत्री जी कहीं दिखाई नहीं दिए, लेकिन अब राज्यसभा के चुनाव आ गए तो अब बाहर निकल गए। फिलहाल तो यहाँ गणित की बात है। गणित हमारे पक्ष में है। चुनाव के परिणाम जब आएंगे तो आप गणित देखेंगे कि कैसे कैसे। निर्दलीय विधायकों पे आपको भरोसा, सीधे सीधे अगर गणित की बात करें तो? सभी विधायकों पर भरोसा है, जो लोग हम लोग को समर्थन करेंगे, और कई ऐसी स्ट्रैटेजी है जिस पर चर्चा हो रही है, और वो स्ट्रैटेजी जो है चुनाव के परिणाम जब आएंगे तो सामने आएगा। देखिए, कांग्रेस भी इस बात को मानती है कि सतही तौर पे जो अंकगणित है वो कहीं ना कहीं सामने नहीं दिख रहा है। हमारे साथ राज्यसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, इनसे भी हम थोड़ा समझ लेते हैं, चूंकि इनके दिल की धड़कन अगर कहें तो सबसे ज्यादा इन्हीं की होगी। ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है, बैठक में कुछ गणित आपको पक्ष में दिख रहा है? पूरी तरह से गणित पक्ष में है। अब पूरी तरह से हम लोग आश्वस्त हैं और आंकड़ों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पुराना जो इतिहास है राज्यसभा चुनावों का, आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है झारखंड के अंदर में, वो अपने आप में बहुत प्रभावशाली रहा है। अब पूरी तरह से आश्वस्त है हम लोग, और मैजिक नंबर के बारे में चिंता आपको निर्दलीय विधायकों से आपकी बात हुई बतौर प्रत्याशी? किन निर्दलीय विधायकों से बात? नहीं, उसको डिस्क्लोज करना अभी जो है वो हमारे रणनीति का हिस्सा नहीं है, और उचित समय पर जानकारी दी जाएगी। सरयू राय भी एक निर्दलीय फिलहाल कहें तो वोटर है, और उनकी सलाह थी कि सहमति से अब भी तय कर लेना चाहिए था, सहमति से एक विपक्ष से चला जाए एक सत्ता पक्ष के। आप कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और निर्दलीय विधायकों से अगर आपकी बात हुई है तो गणित कहाँ दिखता है? मेरे बारे में आदरणीय सरयू राय जी की क्या राय है उसको उन्होंने सार्वजनिक किया है, और सरयू राय जी बहुत ही गंभीर राजनेता हैं और मेरे पॉलिटिकल कैरेक्टर को भी वो जानते हैं। मैं जन सरोकार से नाता रखने वाला एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, और आदरणीय सरयू राय जी से हमारी भेंट हुई है, मुलाकात हुई है, और हमारे बड़े नेताओं की भी बातचीत चल रही है। तो कितने आंकड़े आपके पास अभी गणित में, मंथन में कितना निकल पाया अभी तक? सभी विधायकों से आपकी बात हुई, जिन्होंने भरोसा दिलाया होगा कि निर्दलीय से मेरी बात हुई, फला विधायक से मेरी बात हुई, उन लोगों ने आश्वस्त किया है, क्या गणित तलाश पाए? नहीं, हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं और जो प्रदेश के नेता हैं, आदरणीय रामेश्वर उरांव जी, आदरणीय आलमगीर आलम साहब, और पूरे चुनाव को जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं आदरणीय आरपीएन सिंह साहब, आदरणीय पीएन पुनिया जी, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, चुनाव को देख रहे हैं। और हम ये आज के दिन में इतना जरूर आपको कह सकते हैं कि प्रगति हमारी बहुत संतोषजनक है। प्रगति संतोषजनक। एक नंबर तो कम गया इधर, हाल बेरमो आपका सीट पहले ही, मतलब उसको ध्यान में रख करके ही हमारी रणनीति बन रही है। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पे है, अंदर जो बैठक चल रही है उसी से बाहर निकले हैं, गणित तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सतही तौर पे गणित है, आंकड़े वो नहीं है चंदन, बिल्कुल, क्योंकि आंकड़ा यहाँ पर जो होना चाहिए राज्यसभा जाने के लिए वो अभी कांग्रेस के पास नहीं है। भले ही तमाम दावे वादे यहाँ पर कर ले, तमाम बातें कर ले, लेकिन आंकड़ा जुटाना होगा और उसे साबित करना होगा, तो ही राज्यसभा का रास्ता साफ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो झारखंड में कोरोना का मामला काफी तेजी से बढ़ रहा है। सूबे में लगातार संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1100 के पार पहुंच चुकी है। इस समय सूबे में संक्रमितों की संख्या 1143 हो चुकी है। झारखंड में फिलहाल 646 एक्टिव केस हैं, वहीं 490 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं, घर जा चुके हैं। झारखंड में कोरोना से अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है। तो झारखंड में कोरोना वायरस के संक्रमण का दायरा बढ़ने लगा है। जी मीडिया संवाददाता सौरभ शुक्ला ने ये देखा, आपने किस तरीके से उन्होंने पूरी ग्राउंड जो रिपोर्ट है वो बताई, साथ ही साथ उन्होंने खास बातचीत की है झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से, और ये कहा है कि जो भी प्रवासी मजदूर बाहर से आए हैं वो लोग ज्यादातर संक्रमित हैं, और इस कारण राज्य में कोरोना के संक्रमण का जो संख्या है ये बढ़ रहा है, इसमें इजाफा हो रहा है। झारखंड में कोरोना वायरस के संक्रमण का दायरा अब 1100 से भी ऊपर जा रहा है, और इस विषय पे बातचीत के लिए हमारे साथ एक्सक्लूसिव स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जुड़ रहे हैं। सर, 1100 के पार ये आंकड़ा कितनी बड़ी चुनौती राज्य सरकार के लिए बतौर स्वास्थ्य मंत्री आपके लिए? नहीं, देखिए, जितने आप प्रवासी मजदूर आए हैं तो स्वाभाविक है कि वो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव है, उसमें ज्यादातर लोग, तो इससे संख्या बढ़ रही है और जांच के दायरे बढ़ रहे हैं, इसलिए भी पता चल रहा है। भय का कोई कारण नहीं है, सारी चीज़ों को नियंत्रित करने में विभाग पूरी तरीके से सक्षम है, और मैं समझता हूं
कि हर कोने से ज़्यादा लोगों का हम लोग जांच करेंगे। जहां पर भी संभावनाएं हैं पॉजिटिव होने की, और जांच करने के उपरांत जो भी पॉजिटिव हो रहे हैं वो जल्दी स्वास्थ्य लाभ करके वापस जाएं। आप देख रहे हैं रिकवरी रेट भी हमारा पूरे देश में बहुत अच्छा है, तो मैं समझता हूँ कोई बहुत चिंता का विषय नहीं है। हम सारी स्थितियों पर नियंत्रण किए हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से सर ये ग्राफ बढ़ा है, 8 दिनों में 500 नए संक्रमित और 60 दिनों में 500 ये मिले थे। नहीं, ये देखिए, ये केंद्र सरकार की जल्दबाजी का ये नतीजा है। यदि भारत सरकार एक रणनीति के तहत इसको काम करती और बड़ी में ये लॉकडाउन का कदम नहीं उठाती, 24 घंटे का समय देती और सारे जितने भी माइग्रेंट लेबर हैं वो अपने अपने जगह चले जाते और उसके बाद ये लॉकडाउन वगैरह होता, तो इसका आउटपुट कुछ बढ़िया होता। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री जी हर मैटर को इवेंट की तरह लेते हैं और अचानक जल्दबाजी में राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लाभ में तुरंत निर्णय कर देते हैं, बिना ये समझे हुए कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया भी होती है। तो उनको जरूर ये समझना चाहिए था कि आखिर हम अप्रवासी, जब इतने दिन लॉकडाउन होगा तो अप्रवासी मजदूर हमारा क्या खाएगा, कहाँ रहेगा, और यदि उन लोगों को सही तरीके से भेज दिया जाता तो मैं समझता हूं कि ये समस्या बड़ा कम होती। जाहिर तौर पर हमारे साथ सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता है और साफ तौर पर कह रहे हैं कि केंद्र सरकार का जो निर्णय था लॉकडाउन को लेकर के, ये कहीं न कहीं गलत रणनीति के तहत लिया गया, जिसका खामियाजा अब कोरोना वायरस एक विस्फोटक रूप धारण करता जा रहा है। और साफ तौर पर जी मीडिया से खास बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार लगातार कोरोना के इस बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए प्रयास कर रही है और अपना बेहतर करने के लिए संकल्पित है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ सौरभ शुक्ला, जी मीडिया, रांची। धनबाद में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अब तक 96 मरीज कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 66 ठीक हो चुके हैं। हालांकि अनलॉक 1 चल रहा है, ऐसे में लोग घरों से निकलकर सड़क पर हैं। धनबाद में क्या हाल है, जायजा लिया हमारे संवाददाता। धनबाद में कोरोना मरीज की संख्या में लगातार इजाफा होते जा रहा है। कल एक साथ धनबाद में 25 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। आपको दिखा रहे हैं इस वक्त धनबाद के रंजीत चौक पर, यहाँ पर देखिए कि अनलॉक 1 जो है वो शुरू हो चुका है और जो रफ्तार है गाड़ियों की वो कम नहीं हो रही है। लगातार सड़कों पर जो है तमाम लोग गाड़ियों से फर्राटा भर रहे हैं। तो लॉकडाउन में कपड़ा दुकानें बंद होने से रामगढ़ में कपड़ा कारोबारियों की अब उम्मीदें टूटने लगी है। लॉकडाउन के चलते करोड़ों रुपए के कपड़े बर्बाद हो रहे हैं, उसमें फंगस लग रहा है। दुकान बंद होने से दुकानों में काम करने वाले सैकड़ों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं, उनके घर में खाने के लाले पड़े हैं। रामगढ़ जिले के कारोबारियों ने केंद्र और राज्य सरकार से कपड़ा दुकानों को खोलने का आदेश देने की मांग की है। आज 2.5 महीने बीत चुके हैं, लगभग 74 से 75 दिन, और दुकान अगर एक दिन बंद होती है तो इंसान परेशान हो जाता है। दुकानदार के लिए वो भी स्थिति बड़ी मुश्किल वाली होती है। और 75 दिन तो ऐसा ये समय है जो कि हमारे लिए अनबियरेबल जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे झारखंड में अभी तक वस्त्र व्यवसाय को सरकार ने खुलने का आदेश नहीं दिया है। मैं उनसे अपील करता हूं कि वस्त्र व्यवसाय को खोलने का आदेश दें, ताकि हम भी अपने कर्मचारियों के जीवन को आगे बढ़ाने की चेष्टा करें। पूरी तरह से ये जो है समाप्त हो गया है, बंदी के कगार पे आ गया है। हमने लॉकडाउन से पहले जो है ईद और लगन के लिए बहुत अच्छी तैयारी की थी, लेकिन 70-75 दिन से दुकान बंद होने से हमारा सारे तैयारी जो है ऐसे ही रह गया है। सारे कपड़ा जो है हमारी दुकान पे ऐसे ही बंद पड़े हैं। देवघर एक सांस्कृतिक राजधानी है। यहाँ खासकर महिलाएं फल बेचकर अपना और अपने परिवार का गुजर बसर करती हैं। लेकिन लॉकडाउन के दौरान पाबंदी के बाद इनके सामने भी रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। इन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जायजा लिया हमारे देवघर संवाददाता दीप नारायण ने।
इस लॉकडाउन में जहां एक और सभी तबके के लोग परेशान हैं, उनके पास लिक्विड मनी की कमी हो गई है, बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन अब सरकार की इच्छा है कि इन प्रवासी मजदूरों को जो बाहर से लौटे हैं उनको रोजगार दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ से हम आज आपको जो तस्वीर दिखाने वाले हैं वो देवघर के बीच शहर की है। ये महिलाएं हैं जो आत्मनिर्भर जरूर हैं, लेकिन आज इनके सामने भी समस्याएं मुंह बाए खड़ी है। हम आपको कुछ परिवारों से मिला देते हैं। ये परिवार लगातार फल बेचकर अपने घर का गुजारा चला रही हैं। आप देख लीजिए, ये महिलाएं हैं वो जो कि इनको किसी भी तरह की सरकारी योजनाएं अभी तक नहीं मिली है, और चूँकि इनके जो घर के पुरुष हैं वो घर के पुरुष को मजदूरी करते थे लगातार, और मजदूरी करने के बाद ही इनका घर चलता था। लेकिन अब मजदूरी नहीं मिलने के कारण वो घर में बैठे हैं, और इन महिलाओं के बदौलत ही आज घर चल रहा है। इनसे एक समस्या का हम निजात देखने की कोशिश करेंगे आपको, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर समस्याएं क्या है। अच्छा चाचा, ये बताइए कि क्या क्या दिक्कत हो रहा है आप लोग को बेचने में? बेचने में खाली बैठने नहीं देता है, बेचने में नहीं बैठते। प्रशासन नहीं बेचने देता है। प्रशासन सर राजू बटखरा उठा ले, एक महिला थाना से बुरा लिए अच्छा, तो इसमें कितना कमा लेती है एक दिन में? 100 रुपया 200। घर में की खाए ना, पतियो काम नहीं छे, कुछ बाल मजूरा काम करे छे, लेबर में रिक्शा चले छे, एक पान कम घर में 3 महीना से काम बंद। सरकार की तरफ से इन्हें 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज जरूर मिल रहा है, लेकिन घर की अन्य जरूरतों के लिए ये महिलाएं लगातार फल बेचकर अपना गुजारा कर रही है। ये आत्मनिर्भर जरूर है, लेकिन ज़रूरत है इन्हें अन्य सरकारी सुविधाएं देने की। और जिस तरह से आरोप लगते हैं कि पुलिस वाले पैसे लेते हैं या इन्हें भगा देते हैं, तो उनके ऊपर भी ये प्रेशर रहता है कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कराया जाए। लेकिन कुल मिलाकर ये महिलाएं आज जिंदगी और रोटी के बीच जूझ रही हैं, और लॉकडाउन में इनकी स्थिति बद से बदतर हो गई है, लेकिन फिर भी संभलने की कोशिश कर रही हैं। दीप नारायण, जी मीडिया, देवघर।